जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। तो आज दोस्तों 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर है तो मैं सोचा कि आज मैं गांधी जी के विषय में वीडियो बनाऊं। और हमें नहीं मालूम कि यह वीडियो कितना लंबा होगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ बच्चों के लिए शायद है कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा वो भूमिका निभाएगा, और कुछ कंपटीशन वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी ज़्यादा इस वीडियो से भूमिका अदा होगा। तो दोस्तों मैं यह नहीं कह सकती आप लास्ट तक बने रहिए, लेकिन हाँ अगर आप बने रहेंगे तो शायद है कि आप इसमें से काफ़ी जीके और गांधी जी को, जो वो गांधी जिन्हें हम लोग या लगभग युवा पीढ़ी गाली देती है कि भैया भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, गांधी जी इतने महान थे। तो इसके पीछे का राज क्या था, इसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, पूरी डिटेल को समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले लेकर चलेंगे तो गांधी जी के बचपन से लेकर के पूरे बुढ़ापे तक की कहानी समझेंगे। हालांकि दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है तो घबराइएगा नहीं। जब भी आपको ऐसा लगे कि यह वीडियो हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप पॉज कीजिए और उसके बाद जाकर मुँह धो लीजिए और उसके बाद आराम से फिर बैठिए। जी दोस्तों, तो बिना टाइम स्पेंड किए हम चालू करते हैं। लिखेंगे गांधी। महात्मा गांधी। जी दोस्तों, महात्मा गांधी नाम लेते ही भैया महात्मा यह कैसे बने, तो बड़ा ही रोचक तथ्य है कि ये महात्मा कब बने, कैसे बने, महात्मा बोलने वाले कौन थे, इन्हें बापू के नाम से यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना संबोधित किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसको समझने का प्रयास करना आज का टॉपिक सीरियस है दोस्तों। टॉपिक सीरियस क्यों है, क्योंकि हमारे इस महापुरुष ने जिस तरह से काम किया शायद है कि कोई ऐसा कर पाता। जोड़ने का कार्य किए, क्या जोड़ने का कार्य किए दोस्तों। तो यहाँ पर समझना, सबसे पहले गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म दोस्तों क्या बोल रहे हैं, फिर से तुम समझो। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर। कब, हम लिखेंगे जन्म कब हुआ था। जन्म 2 अक्टूबर। कब हुआ था दोस्तों, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में। पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। इनकी माता का नाम क्या था, तो हम लिखेंगे माता पुतली बाई दोस्तों। पुतली बाई। पिताजी कौन थे, तो पिताजी इनके थे, पिताजी कौन थे, पिताजी थे करमचंद गांधी। जी दोस्तों, करमचंद गांधी इनके पिता थे। अब आगे प्रश्न उठता है दोस्तों, तो यहाँ पर इनका क्या था कि बचपन में इतना ज़्यादा ये समझदार या कहा जाए कि पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में नहीं थे। जैसे एक जनरल यानी कि सामान्य इंसान होते हैं वैसे यह भी थे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ इनका कॉमन है, क्या कि यह अंग्रेजी में इनका जो गुणवत्ता देखा जाए, इंग्लिश में इनका गुणवत्ता अधिक रोचक था। इंग्लिश में अच्छा नॉलेज। इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान होने से ये स्वाभाविक थे कि लोगों को प्रेरित करते थे। और उसके बाद क्या था दोस्तों, तो इसके बाद की कहानी और बड़ा रोमांचक है। इसके बाद क्या था कि इनका बाल्यकाल में ही लगभग शादी हुआ, यानी कि कहा जाए तो बाल्यावस्था में। कब, बाल्यावस्था में गांधी जी का शादी हुआ। किसके साथ हुआ, तो हम लिखेंगे पत्नी। पत्नी कौन थी, तो पत्नी जो थी वह कस्तूरबा गांधी। जी दोस्तों, कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी। अब कस्तूरबा गांधी कहा जाता है दोस्तों, हाँ बुकों में अगर आप पढ़ेंगे तो कस्तूरबा गांधी 6 महीने उनसे बड़ थी।
6 महीने गांधी जी से बड़ी थी। अब दोस्तों कहा जाता है कि इनके एक पुत्र हुए थे। उस पुत्र यानी साल भर के लगभग जस्ट बाद ही एक पुत्र हुआ जिनकी मृत्यु हो गई। एक पुत्र जिनकी क्या हो गया, मृत्यु। उस पुत्र की मृत्यु होने के बाद दोस्तों तब क्या हुआ, इसके बाद की कहानी को समझते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद टाइम धीरे धीरे बीतता गया। अब इनके 4 बेटे हुए। कितने बेटे, 4 बेटे। इनके 4 बेटे, 4 बेटे। क्या नाम था उनका, मनीलाल, मनीलाल, हरीलाल, हरीलाल, रामलाल, रामलाल, देवदास, देवदास। दोस्तों इनके चारों बेटों का नाम मनीलाल, हरीलाल, रामलाल और देवदास। जी दोस्तों, पढ़ने की इनकी इच्छा भी थी। पढ़ने की इच्छा व्यक्त होने की वजह से ये क्या हुए, फिर से लंदन में गए और पढ़ने के लिए गए। कहाँ गए दोस्तों, फिर से या विदेश गए। और विदेश किस लिए गए दोस्तों, तो पढ़ने के लिए विदेश फिर से गए। शादी होने के बावजूद भी ये विदेश गए पढ़ने के लिए, वहाँ पर गए और पढ़ाई किए। दोस्तों अब कहानी आती है कि विदेश में क्या क्या पढ़ें वह डिपेंड नहीं है, लेकिन माना जाता है कि लॉ की पढ़ाई करके, लॉ मतलब जानते हैं दोस्तों ना, कानून की पढ़ाई करके वो साउथ अफ्रीका से कब लौटे, तो हम कह सकते हैं वहाँ की घटना दोस्तों बड़ा रोचक है, लेकिन हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। वहाँ घटना क्या था, तो वहाँ घटना माना जाता है कि वहाँ पर गोरे और काले में बहुत रंग भेद होता था। गांधी जी ठहरे काले इंसान। और एक कहानी के माध्यम से मैं भी सुना हूँ दोस्तों कि जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर गोरे व्यक्ति थे और माना जाता है कि उन्हें फेंक दिया गया था रेलवे की पटरी यानी रेलवे से उन्हें धकेल दिया गया, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा भी हुआ कि भैया यहाँ पर भी भेदभाव का नस्ल ऐसा दिख रहा है। जी दोस्तों, तो वह शायद है कि वहाँ की घटनाओं से प्रेरित होकर भारत 1915, जी दोस्तों, साउथ अफ्रीका से दोस्तों 1915 में भारत लौटे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह आपका लगभग पूछता ही है जीके में। साउथ अफ्रीका से कब लौटे, तो हम कह सकते हैं 1915 में भारत लौटे। अंडरस्टैंड, समझ में आया, समझ में आ रहे हैं तो यहाँ पर समझना। इसके बाद की इंसिडेंट गांधी जी का पूरा माहौल ही बदल देता है, और यहाँ से ही गांधी जी एक हीरो के रूप में कैसे बन रहे हैं यहीं से समझना। यहीं से इनकी हीरोगिरी, यानी कि माना जाता है कि गांधी जी की भूमिका राष्ट्रपिता कैसे बन रहे हैं, यहीं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब क्या हुआ दोस्तों, चंपारण में महात्मा गांधी, एक बड़ा नाम यह फेमस है, बहुत ही फेमस है, चंपारण यानी बिहार, और बिहार में महात्मा गांधी। क्या था, कब की घटना है, 1917 चंपारण में महात्मा गांधी। चंपारण की कहानी क्या है दोस्तों 1917 का, तो चंपारण में महात्मा गांधी, वहाँ के किसानों को पीड़ित किया जाता है, कर ज़्यादा वसूला जाता था। ऐसी कंडीशन में गांधी जी ने वहाँ पर आंदोलन शुरू किया। क्या किया दोस्तों, आंदोलन शुरू किया, बोला कि भैया हम कर नहीं देने देंगे, कर नहीं देने देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, हलचल तो मचना ही था, हलचल तो मचना ही था। गुजरात में भी हलचल मचा, वहाँ पर भी मचा, लेकिन इसका असर दोस्तों, इसका असर कहाँ पड़ा, थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से समझते हैं। जी दोस्तों, हमारा हो सकता है मैप कमज़ोर बन पाए दोस्तों, तो यहाँ पर माफ़ी चाहते हैं हम। जी दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके के हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से
बना लेना, हम तो बनाए हुए हैं। अब क्या है, यहाँ पर बिहार, गुजरात आपका इधर वाला है, गुजरात का हिस्सा। जी दोस्तों, गुजरात का हिस्सा यह है। और यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर जो है वह है क्या, पंजाब। पंजाब बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1919 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 को एक बड़ा ही बहुत लंबा घटना, जिसको अगर देखा जाए, माना जाए तो बहुत ही नरसंहार जिसे बोलते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, यह बड़ा ही दर्दनाक घटना है दोस्तों। दर्दनाक घटना कैसे है, समझने का प्रयास करना। दर्दनाक घटना कैसे है, यहाँ पर समझना जरा। इसको क्या समझना है, तो जलियांवाला वाले घटना में क्या हुआ कि वहाँ पर एक जलियांवाला जो है बाग, वहाँ पर मेला लगता था। वहाँ पर क्या होता दोस्तों, मेला लगता था। और मेला लगने की वजह से वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्या हुई थी? भीड़ इकट्ठा हुई थी। और लोग जानते थे दोस्तों, एक बड़ा ही खतरनाक कानून, जिसे हम बोलते हैं 1919 का रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट दोस्तों, इसका अगर मेन मकसद क्या है, तो हम कह सकते हैं ना अपीली ना दलीली। ना अपीली ना दलीली, ना अपीली ना दलीली। यहाँ पर शंका के आधार पर दोस्तों जेल में डाल दिया जाता था। कब? शंका के आधार पर जेल में लोगों को डाल दिया जाता था। इतना ही खतरनाक यह कानून था दोस्तों। यह किसने ऐसा किया, बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसने ऐसा किया। तो यहाँ पर आपको अभी आएगा कौन था दोस्तों। अरे उसका नाम क्या था, कौन था वह जो ऐसा किया। तो उसे माना जाता है दोस्तों कि ख्याल नहीं कर पा रहे हैं हम, जनरल डायर। जी दोस्तों, जनरल डायर बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, समझना। 1919 का कांड, जलियांवाला हत्याकांड कैसे हुआ था, मेला लगा था, वहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा जुटी थी, हजारों या लाखों के रूप में कहा जाए तो बेटर रहेगा। क्या वहां पर जनरल डायर आया, और उसके बाद क्या किया कि वहां पर देखा कि प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन भी हो रहे हैं। मेला तो नाम का बना, लेकिन वहाँ पर आंदोलन भी हो रहा था दोस्तों। कुछ नेताओं ने क्या किया, जलियांवाला हत्याकांड में वहाँ पर देखा जाए तो नेतागिरी शुरू हो गया। और वहाँ पर क्या, जनरल डायर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आ गया है दोस्तों। क्यों हुआ है ऐसा, तो जनरल डायर ने क्या किया कि उसने आदेश दे दिया कि आप भरी जनता में हथियारबंद लोगों को बोला कि आप अंधाधुंध फायर कीजिए दोस्तों, अंधाधुंध फायर कीजिए। और शायद सेनाओं ने ऐसा ही किया, अंग्रेजी सेनाओं ने किया, और काफ़ी लोग घायल हुए दोस्तों, काफ़ी मृत्यु हुई, काफ़ी लोग घायल हुए। एक दोस्तों, इसके बाद आता है 1920 की घटना। इस घटना को बोलते हैं असहयोग आंदोलन दोस्तों, असहयोग आंदोलन में क्या था दोस्तों, 1920 में आया। 1920 में असहयोग आंदोलन, इसमें क्या प्रोसीजर था, इसमें यह था कि भैया ना तो हम आपकी सामान को लेंगे, और ना ही हमारे भारत के कोई व्यक्ति आपकी सामान को लेगा। जी दोस्तों, यह लगभग ठीक ठाक चल रहा था। जितने भी दोस्तों अध्यापक थे, उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी। क्या? नौकरी त्याग दी।
जितने भी अध्यापक थे दोस्तों नौकरी त्याग दिए। बाकी रेलवे कर्मचारी, अदर कर्मचारी जितने थे, पुलिस कर्मी जो थे, जितने भी भारत के व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी अपनी नौकरी को त्याग दिया। यहाँ तक दोस्तों जो काम करने वाले मजदूर थे वो सभी विदेशी सामान का भी बहिष्कार करने लगे। क्या करने लगे दोस्तों? विदेशी सामान का भी बहिष्कार करने लगे। तो बोले भैया हम स्वदेशी रहेंगे, लेकिन विदेश का यानी कि हम अंग्रेजों का किसी सामान का यूज नहीं करेंगे। जी दोस्तों, जो कि यह घटना बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ और भारत पर क्या हुआ, इसका लंबा असर पड़ा दोस्तों। लंबा असर किस प्रकार पड़ा? तो कहा जाता है कि वहाँ पर जब कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो विदेश का कपड़ा शायद सस्ता होता है और भारत के कपड़े उस समय इतने खिंचाव में आ गए, इतना बिकने लगा कि भारत के कपड़े महंगे होने लगे दोस्तों। कपड़े महंगे होने लगे, लोगों को कपड़े खरीदने तक का औकात नहीं रह गया था। तो यहाँ पर दोस्तों यह लगभग बाद में फेल हो गया दोस्तों। यह जो आंदोलन था वह फेल हो गया। फेल होने का रीजन क्या था? चौरी चौरा कांड। कब हुआ? 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कांड। 1922 में दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ, जिससे क्या हुआ, यह जो है यह असहयोग आंदोलन फेल हो गया दोस्तों। असहयोग आंदोलन फेल हो गया। इसके बाद वाले तथ्य में आते हैं। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि आगे बढ़ते हैं तो 1927। जी दोस्तों 1927 को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ही पूछता है, लेकिन यहाँ पर पूछने की टॉपिक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बस हमें समझना है। वीडियो में कह रहा हूँ हो सकता है लंबा हो, लेकिन हाँ अगर आप समझ लेंगे तो इतना इसमें जीके मिलेगा। और उसके बाद गांधी जी के बारे में लोग जो अफवाहें लाते हैं वह अफवाहें दूर हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। क्या हुआ 1927 की मामला को बताते हैं। 1927 में साइमन कमीशन बना दोस्तों। क्या? साइमन कमीशन लिखेंगे, साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन। 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन बना। अब प्रश्न यह उठता है 1927 में बना, भारत कब आया? अरे भारत कब आया? 1928 में दोस्तों। 1928 में भारत आया। कौन आया? साइमन कमीशन। अरे जॉर्ज साइमन। जी दोस्तों जॉर्ज साइमन था जो अपनी एक कमीशन के रूप में क्या किया, एक रूल लाया और 1928 में क्या हुआ, भारत में आया दोस्तों, भारत में आया। अब इसके बाद हुआ दोस्तों, इसके बाद ये इसका स्वागत कैसे हुआ, तो बोला गया साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ दोस्तों। इस तरह का स्वागत हुआ इसका, इस तरह का स्वागत हुआ। गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन दोस्तों, गो बैक साइमन कमीशन। क्या हुआ कि हम कह सकते हैं 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, और जब भारत आया तो साइमन कमीशन का स्वागत किस तरह से हुआ। लोगों का स्वागत दोस्तों गाने से होता है, लोगों का स्वागत प्रार्थनाओं से होता है, आराध्यों से होता है, लेकिन साइमन कमीशन को वापस भेज दिया गया, वापस भेज दिया गया दोस्तों। यह थे मिस्टर गांधी के पूरे जो फील्ड के रूप में कार्य करने वाले। जी दोस्तों हम किसी इंसान को बिना पढ़े किसी माध्यम से सुन करके बोल देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। किसी इंसान के बारे में बोलने से पहले हमें पहले पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, हमें पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद हम समझेंगे कि अभी इसके बाद वाला जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एक बात और था 1928 का एक घटना और था। थोड़ा सा दोस्तों टॉपिक से हटेंगे, गांधी के बजाय आएंगे किसके पास, सरदार पटेल के पास। 1928 में सरदार पटेल, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। लौह पुरुष भी है दोस्तों, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लेकिन अरे यहाँ सरदार की उपाधि कैसे मिला इन्हें, कहाँ कब मिला, कैसे मिला, समझने का प्रयास करना, 1928 में एक सत्याग्रह आंदोलन किए, उस आंदोलन का नाम था बारदौली सत्याग्रह। क्या था दोस्तों, उस आंदोलन का नाम था बारदौली सत्याग्रह।
बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह में क्या था दोस्तों, तो वहाँ के यानी कि वहाँ की जनताओं को यह बोला गया कि भैया कर नहीं दीजिए, कर मत दो, कर मत दो, क्या कर मत दो, कर मत दीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय की उपज कम सही थे, लेकिन अंग्रेज पीड़ित करते थे। क्या करते थे? अंग्रेज पीड़ित करते थे जी। कौन? सरदार पटेल। अरे कौन? सरदार पटेल ने बोला कर मत दीजिए, कर मत दीजिए। इस प्रकार शायद है 1928 का सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह उन्होंने अच्छे से जीता, अच्छे से जीता। तो इसलिए वहाँ की औरतें, कहाँ की? वहाँ की औरतें, बारदौली की औरतें दोस्तों, बारदौली की औरतें उन्हें सरदार की उपाधि दिया। किसका? सरदार की उपाधि दिया। और इनका जो छवि था दोस्तों ना, उस समय का छवि इनका एक हीरो यानी कि नायक के रूप में बन गए। क्या? नायक के रूप में बन गए, उन्हें हीरो के रूप में वहाँ की औरतें मानने लगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण रोचक तथ्य है 1930। अरे 1930 दोस्तों बड़ा ही रोचक तथ्य है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों रोचक है? तो यहाँ पर रोचक इसलिए है, अभी हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था 1930 में। एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या? गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। कौन सा गोलमेज सम्मेलन? प्रथम, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। जी दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब यहाँ पर पूछा जाए दोस्तों, क्या गांधी जी ने भाग लिया था? नहीं दोस्तों, गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में नहीं भाग लिया था। क्या? गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। यहाँ पर 1930 में एक बात उन्होंने अप्लाई किया। 1930 घटना एक और था, गोलमेज सम्मेलन तो था ही। यहाँ पर क्या था, तो जिसे हम जो बात नहीं मानते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, उसे बोलते हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा। जी दोस्तों, सविनय, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस घटना से लोग पीड़ित हुए दोस्तों, आंदोलन, इस घटना से लोग प्रभावित हुए और लोग गांधी जी के पीछे 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 चलना प्रारंभ कर दिए, पीछे पीछे दोस्तों चलना प्रारंभ कर दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में एक घटना और है, दांडी यात्रा। क्या दोस्तों? दांडी, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा की है दोस्तों। दांडी यात्रा किस लिए किए? नमक कानून। कौन सा? नमक कानून, नमक कानून को तोड़ा गया दोस्तों। क्या? नमक कानून को तोड़ा गया। और गांधी जी ने बताया, गांधी जी ने कहा कि भैया हम नमक यानी कि कानून का उल्लंघन करेंगे और नमक खुद बनाएंगे। नमक को गला कर यानी गर्म करके गांधी जी ने वहां पर खुद बनाने का प्रयास किया, खुद किया दोस्तों। इसलिए इस नाम से जाना जाता है दांडी यात्रा। और इसमें क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सभी लोग आज्ञा का पालन मत करो, आज्ञा मत सुनो, आज्ञा का पालन मत करो, जिसको हम दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून के नाम से जानते हैं। नमक कानून क्या तोड़ा गया, नमक कानून को तोड़ा गया और वहां पर गांधी जी ने पानी को लेकर और क्या बनाया, नमक को बनाना प्रारंभ कर दिया। जी दोस्तों, इस तरह की घटना हमारा था। इस गांधी जी के बारे में समझने से पहले इस पूरी जीके को समझ लेना, क्या तब हम समझ पाएंगे कि हाँ कितने महान थे गांधी जी, कितने महान थे। हम चंद नेताओं के माध्यम से जी दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास करना, क्या कि आप उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि आप क्या एक टीचर के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, एक लीडर के रूप में नहीं पढ़ना दोस्तों। लीडर के रूप में पढ़ेंगे तो शायद इन्हें हम गलत साबित कर बैठते हैं, किन्हीं और को गलत साबित कर बैठते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष का यही नहीं दोस्तों, भारत में जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है, शायद आज मैं उसको नहीं कर पाता या हम सब नहीं कर पाते दोस्तों। तो यहाँ पर दांडी हुआ, दांडी यात्रा शुरू हुआ और उसमें क्या हुआ दोस्तों, इस तरह के आंदोलन हुए। अब बढ़ते हैं दोस्तों 1931 में। 1931 में क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 में दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद 1931 में दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था। जरा ध्यान समझना, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने क्या कहा कि भैया हमें हमारी मांगों को 11 मांगों को पूरा कीजिए। लेकिन गांधी जी जब गए तो वहाँ पर बोला गया कि भैया गांधी जी का जो ड्रेसिंग सेंस है उनका बड़ा खतरनाक है। खतरनाक है दोस्तों, कैसे खतरनाक है, तो उन्हें बोला गया अधनंगा। क्या बोला गया? अधनंगा। और दोस्तों एक चीज़ समझना कि दुनिया के दो ही ऐसे महापुरुष हैं, वैसे तो बहुत महापुरुष हैं, लेकिन दुनिया के दो ही महापुरुष हैं जिनके हाथ में आप किताब देख पाएंगे। एक थे गांधी जिसे हम बोलते हैं एक फिल्म के डायलॉग के माध्यम से, एक था गांधी जिनके हाथ में गीता था दोस्तों, जिनके हाथ में गीता था। और दूसरे हमारे महान पुरुष कौन थे? महान तो दोस्तों सब हैं, लेकिन महान पुरुष हम उन्हें बोलते हैं और सभी को बोलते हैं दोस्तों। दूसरे कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। उनके हाथ में क्या था? संविधान था। जी दोस्तों, संविधान था। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दृष्टि से कमज़ोर नहीं है, सबको समान अधिकार है। क्या? सबको समान अधिकार है। जी दोस्तों, संविधान यह कहता है। जी दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। उसके बाद एक दोस्तों गांधी और अम्बेडकर विवाद बहुत ही रोचक है। 1932 कौन सा? पूना पैक्ट दोस्तों। पूना पैक्ट कब हुआ? तो 1932 में। इसमें कहा जाता है गांधी VS अम्बेडकर। लोग दोस्तों इस तरीके से लिखते हैं गांधी VS अम्बेडकर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अम्बेडकर जैसा जो समझने वाला, गांधी जी को समझने वाला बात, अम्बेडकर जैसे कोई भी व्यक्ति नहीं थे। जाहिर सी बात है, आज के समय में एक तथ्य है 1948 का, अभी बता देना थोड़ा सा दोस्तों। क्या है कि 1948 में जब गोडसे ने गोली मारा, अम्बेडकर जी पहले से ही इन्हें ज्ञान हो चुका था। जिस तरह का गांधी जी यूज करते थे अपने हथियार को, उस तरह से ये पहले ही आभास कर चुके थे। मिस्टर गांधी बड़े ही प्रेम से, मिस्टर गांधी आप जिस तरह से हमारे सामने पेश हुए हैं, ऐसा आप इस हथियार का बार बार यूज मत करना। शायद है उनकी भावना कुछ अलग थी और उन्होंने दर्शाया, लेकिन मिस्टर गांधी नहीं समझ पाए। जी दोस्तों, यहाँ पर क्या था? पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो मामला था, क्या हुआ था कि अम्बेडकर जी मांग बैठे, बोले कि भैया हमारा सरकार अलग से चलेगा, हमारा जो पंचायती सिस्टम है वह अलग होना चाहिए। हम अलग देश नहीं बनाएंगे, लेकिन अलग सरकार बनाएंगे। अलग देश नहीं, अलग सरकार बनाएंगे। ऐसा क्यों कहा अम्बेडकर ने? ऐसा क्यों कहा? तो इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। लंबी कहानी क्या है, इसको खुलकर समझना पीछे की लंबी कहानी क्या है। जिस तरह से भारत यानी कि अंग्रेज के गुलाम भारत थे, उसी तरह से भारत के लोगों के गुलाम एक कौन थे? तो हम कह सकते हैं वो जो अनुसूचित जाति। जी दोस्तों, अनुसूचित शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। क्या? शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। शूद्र, जिन्हें भारत के ही लोग इन्हें बिल्कुल निम्न समझते थे। यहाँ तक कि ना तो बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, जी दोस्तों पानी पीने का अधिकार, ये सभी जितने भी राइट्स थे सब कुछ छीन लिया जाता था। जी दोस्तों, तो ऐसे परवरिश में मिस्टर अम्बेडकर जी पढ़े हुए थे और शायद माना जाता है कि इनके इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जाहिर सी बात है कि कोई नहीं था दोस्तों। एक थे मिस्टर BN राव, लेकिन इनके लगभग बराबर के भी नहीं थे दोस्तों। तो समझने का प्रयास करना क्या था। अब गांधी और अम्बेडकर में यही विवाद हुआ, तो गांधी ने एक बड़ा रोचक तथ्य कहा दोस्तों, बीच का रास्ता निकाला। वह बीच का रास्ता क्या था कि मिस्टर अम्बेडकर, मैं आपको
रिजर्वेशन दिला सकता हूँ। रिजर्वेशन क्या होता है दोस्तों? आरक्षण। मैं आपको आरक्षण दिला सकता हूँ, लेकिन अलग नहीं करते। भारत को आप तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? भारत को तोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे? वह थे गांधी जी दोस्तों। तो हम किसी को कमजोर नहीं समझेंगे, हम अंबेडकर को भी उतने ही प्यार करते हैं जितने गांधी को करते हैं, जितने गांधी को करते हैं उतने ही अंबेडकर को प्यार करते हैं जी दोस्तों। ये ऐसे महापुरुष हैं जिनकी गाथाओं को अगर हम समझ लेंगे, शायद हमारे अंदर की भावनाएं भी जागृत हो जाएंगी दोस्तों। तो इस तरह से 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ दोस्तों, और उसके बाद इसके बाद की कहानी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद बहुत से कहानी हुए थे। अब क्या हुआ दोस्तों? तो आगे ज़्यादा समझ, एक जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी बोले दोस्तों क्या इन्हें बापू के नाम से, क्या राष्ट्रपिता का नाम कौन दिए थे? गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से बोले। और हाँ दोस्तों, महात्मा किसने बोला? बड़ा ही रोचक है कि महात्मा कौन थे दोस्तों? किसने बोला था? महात्मा बोलने वाले रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा के नाम से पुकारा। क्या? महात्मा के नाम से, यानी किसको? गांधी जी को जी दोस्तों। इस तरह के घटनाएं चलती रही। और यहाँ दोस्तों क्या, तो जी दोस्तों तो स्वतंत्र भारत के यानी कि क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर समझना कि लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका क्या थी दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा की भैया क्या, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होगा। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होगा। किसने बोला? लॉर्ड माउंटबेटन ने। कौन दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होगा। तो यहाँ पर आज़ादी के चरम सीमा पर आ गए दोस्तों। लेकिन समझना, 2 इंसिडेंट और थे। क्या? 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों। उसके बाद क्या कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। क्या कंडीशन थे दोस्तों जो भारत आज़ादी की कंडीशन पे आया? लेकिन गांधी जी खुश नहीं थे। भारत के आज़ाद होने से गांधी जी खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे दोस्तों? अब बस इतना ही सुन करके आप गुस्सा मत होना, उतना गुस्सा मत होना। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर देखा जाए तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बन चुका था। 14 अगस्त को पाकिस्तान बन चुका था, यानी कि कहा जाता है दोस्तों एक दिन पहले ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ। भारत 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया दोस्तों। भारत 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। पहला क्या? हिंदुस्तान, दूसरा क्या? पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान, जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया में मिस्टर अंबेडकर जी बोले हैं। वेरी समझने का प्रयास करना। मिस्टर अंबेडकर यानी कि माननीय अंबेडकर साहब इसको बताए थे अपने पार्टीशन ऑफ इंडिया वाले बुक में कि अगर हिंदुस्तान रहेगा तो यह पाकिस्तान बनना अनिवार्य है। भारत रहेगा तो ठीक है, दोस्तों, लेकिन हिंदुस्तान रहेगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म, दोनों धर्म का विवाद होगा तो जाहिर सी बात है टूट होगा दोस्तों। तो इस तरह के हमारे भारत हैं। संविधान का जिक्र होता है, अंबेडकर का नाम जरूर आता है। क्यों ऐसा होता है? तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं अंबेडकर जी। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। समझने का प्रयास करना, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। अब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। उसके बाद की घटना को समझते हैं। क्या था? 15 अगस्त 1947
1947। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, इसके बाद की घटना क्या है, तो भारत जब आज़ाद हो गया ना, आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि संविधान का कार्यकाल शुरू हुआ। अब यहाँ पर बड़ा दोस्तों बड़ा ही रोचक तथ्य है, हम गांधी को इतना कमज़ोर नहीं समझ सकते, हम गांधी को इतना कमज़ोर नहीं समझ सकते, हम गांधी को इतना, जो लोग दलील करते हैं, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, यहाँ पर समझना। मिस्टर अम्बेडकर, नेहरू जी अपनी रिपोर्ट, कैबिनेट रिपोर्ट लेकर आए, कैबिनेट मंत्रालय की रिपोर्ट लेकर आए और बोले दोस्तों, बोले कि गांधी जी यह मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ, यह मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ, जरा आप देखिए। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात पूछा, क्या पूछा, इसमें अम्बेडकर का नाम नहीं है। अरे इसमें अम्बेडकर का नाम नहीं है, अम्बेडकर को क्यों नहीं लिए आप। तो उन्होंने बस वैसे ही नकार कर कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि नेहरू ये तुम्हारा कैबिनेट नहीं है, नेहरू ये तुम्हारा कैबिनेट नहीं है, यह समस्त भारत का कैबिनेट है, यह समस्त भारत का कैबिनेट है दोस्तों। और इसी प्रकार अम्बेडकर जी को कानून मंत्री, भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों। और उन्हें इतना बड़ा भार दे दिया गया, क्या कि उन्हें कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया ही सौंप दिया गया, पूरी प्रक्रिया सौंप दिया गया दोस्तों। तो हम कह सकते हैं, थोड़ा सा समझना कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब, 9 दिसंबर। अरे 9 दिसंबर दोस्तों, समझने का प्रयास करना, 9 दिसंबर समझने का प्रयास करना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें क्यों ऐसा किया गया, तो उस समय के बुजुर्ग व्यक्ति यही थे, उस समय के जानकार और बुजुर्ग व्यक्ति यही थे। लेकिन उसके 2 दिन बाद दोस्तों 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। स्थायी अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, वो स्थायी अध्यक्ष दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। बड़ा ही रोचक तथ्य है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात आती है संविधान की, तो प्रारूप समिति अध्यक्ष, प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संक्षेप में लिख रहे हैं दोस्तों, संक्षेप लिख रहे हैं, समझने का प्रयास करना, आप लोग जरूर लिखना। इन सभी टॉपिक्स को लिखना दोस्तों, टॉपिक को लिख लेंगे, समझ जाएंगे कि इतने योगदान हम सभी इन सभी का रहा है, तो हम इन्हें झुठला नहीं सकते हैं दोस्तों, झुठला नहीं सकते हैं। अब क्या है कि अब यहाँ पर इतना कार्यकाल चालू हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। कहा जाता है कि उस अध्यक्षता में 7 से 8 लोग या 9 लोग थे, कुल मिला जुला कर। कुछ लोग आए और गए, लेकिन पूरी भार अम्बेडकर के ऊपर था दोस्तों, इनके अम्बेडकर के ऊपर था। और इस तरह से इन्होंने अपनी हेल्थ को न ध्यान देते हुए फिर भी संविधान की प्रोसीजर को चालू किया और बनाया, और उसको बढ़िया से बनाया दोस्तों। इसलिए हम इन्हें महान मानते हैं, संविधान के जनक मानते हैं, इसलिए कि इन्हें हम संविधान के जनक मानते हैं दोस्तों। संविधान में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, तब तैयार हुआ दोस्तों। उसके बाद तैयार करने के बाद उन्होंने एक बड़ा ही जादुई शब्द बोला कि आप लोगों के सहयोग से यह संविधान पूरा हुआ दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से। लेकिन एक सदस्य यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सौंपने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपने गए, तब समझना उन्होंने एक जादुई शब्द बोला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक जादुई शब्द बोला अम्बेडकर, मैंने अगर लाइफ में यानी मैंने पूरे जीवन में अगर अच्छा कार्य किया होगा, तो
आपको यहाँ के अध्यक्ष बनाया गया। यही सबसे बड़ी बात है। आज शायद आप ना होते तो यह शायद है संविधान न होता, या शायद आप न होते तो संविधान न होता। एक बात और है दोस्तों, अंग्रेज में एक नाम चर्चिल का जरूर याद करना, चर्चिल, जो कि आपको भूलना नहीं है। चर्चिल अंग्रेज था दोस्तों, चर्चिल अंग्रेज था। जब यह कार्य प्रारंभ हुआ ऐसी घटनाओं से, जब यह हुआ तो चर्चिल ने कहा भारत तो बन गया है लेकिन टिकेगा नहीं। बड़ा ही फेमस डायलॉग है। चर्चिल ने कहा भारत जो बना है भारत टिकेगा नहीं, 50 साल में फिर बिखर जाएगा, 50 साल में फिर बिखर जाएगा। वेयर आर यू चर्चिल, वेयर आर यू चर्चिल, चर्चिल तुम कहाँ हो, चर्चिल तुम कहाँ हो। आज देख रहे हो ना 75 डग गया है, 75 डग गया है। भारत हमारा आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं वेयर आर यू चर्चिल। चर्चिल तो गया, चर्चिल तो मर गया, लेकिन भारत आगे प्रोग्रेस कर रहा है दोस्तों। समझने का प्रयास करना, कितना ही रोचक तथ्य है। तो यहाँ पर इतना हुआ दोस्तों। अब आते हैं गांधी जी के अंतिम समय पे। गांधी जी के अंतिम समय पे क्या था दोस्तों? तो गांधी जी के अंतिम समय पे यहाँ पर क्या था कि 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 लास्ट स्टेज था दोस्तों गांधी जी का। यहाँ पर उनका स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुआ था, उन्हें गोली मार दिया गया। किसने मारा? गोडसे ने। जी दोस्तों, किसने मारा? गोडसे ने मारा। अब गोडसे ने क्यों मारा, इसमें राजनीतिक विवाद है दोस्तों, राजनीतिक विवाद है, तो हम इसको स्पष्ट नहीं कर सकते कि क्यों मारा। लेकिन गोडसे ने जिस तरह से मारा दोस्तों, लेकिन अंबेडकर जी को भी हो गया था आभास कि गांधी जी जिस हथियार का आप यूज करते हैं वह हथियार टिकेगा नहीं, चलेगा नहीं। जो हथियार क्या था दोस्तों? अनशन वाला हथियार। कौन सा हथियार? अनशन वाला हथियार था। तो गोडसे ने शायद ऐसा किया और 1948 में इन्हें गोली मार दिया। किसे? गांधी जी को गोली मार दिया। और इस तरह से दोस्तों गांधी जी का अंत हुआ, थोड़ी सी कमियों का उल्लेख करेंगे गांधी जी का दोस्तों। अभी तक तो हम इनका क्या कर रहे थे, इनका हम पूरी जितना डिटेल था, जितना इनका योगदान था उसको बताएं। अब थोड़ा सा कमियां बताएंगे दोस्तों, कमियां। और हर एक इंसान में दोस्तों, कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं। कितना भी महान व्यक्ति वह हो, लेकिन कुछ न कुछ जरूर कमियां होती हैं। उसी प्रकार गांधी जी की कमियां थी। गांधी जी की कमियां क्या थी? गांधी जी का सिद्धांत था कि यदि कोई व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है, कितना भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन उस कार्य को नहीं छोड़ेगा। जैसे एक शूद्र अगर कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन उसका जो कार्य है वही करेगा। जिनका क्या होना चाहिए दोस्तों? विरोध होना चाहिए। जिसका क्या होना चाहिए? विरोध होना चाहिए, जो कि हुआ। दूसरा क्या था? महिलाएं। जी दोस्तों, महिलाओं को बोला गया गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने कहा महिलाएं सिर्फ और सिर्फ अपने घर का कामकाज चूल्हा चौका यह कर सकती हैं। घर का कामकाज, केवल घरेलू काम काज। जो कि दोस्तों अगर कोई भी महिला पढ़ना चाहती है तो उस समय ऐसा नहीं अप्लाई हुआ दोस्तों, इसका भी विरोध हुआ। ऐसे काफ़ी थे जो गांधी जी के भी अंदर कमियां था, जिसका विरोध हुआ दोस्तों। तो हम किसी इंसान को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वह कितना बहुत ज़्यादा खराब है, या हम किसी इंसान को इतना महान भी नहीं कह सकते हैं कि वह बहुत महान है। किसी न किसी के अंदर दोस्तों कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं। उस कमियों का उल्लेख करना, उस कमियों को मान लेना सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद।